जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने जरूर कई मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी मोन्टाज शब्द के बारे में सुना है? बिना बढ़ा चढ़ाकर कहें तो लगभग हर फिल्म में मोन्टाज का इस्तेमाल होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो सिर्फ इसलिए नहीं चुनी गई क्योंकि उसका नाम मोन्टाज है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फिल्म बहुत ही शानदार है। इसमें लगातार ट्विस्ट आते हैं और हर एक सीन में मोन्टाज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि मोन्टाज क्या होता है। सीधे शब्दों में मोन्टाज का मतलब है अलग अलग समय और जगह के शॉट्स को जोड़कर एक नया मतलब पैदा करना, यानी कैमरा शॉट्स के संयोजन से भावनाओं को बढ़ाना और कहानी को बेहतर तरीके से बताना, यही मोन्टाज है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे नैरेटिव मोन्टाज जो लगभग हर फिल्म में होता है। अगर आपको किसी इंसान का सुबह उठकर ऑफिस जाने का सीन दिखाना है तो आपको उसका पूरा 1 घंटे का रूटीन नहीं दिखाना पड़ेगा, बस कुछ शॉट्स दिखा दो। उठना, मुंह धोना, कपड़े पहनना, गाड़ी पकड़ना और ऑफिस पहुंचना, और इन्हें जोड़ दो। बस यही है मोन्टाज। मेरे हिसाब से जब आप 2 अलग अलग चीजों को जोड़कर एक नई भावना या अर्थ पैदा करते हैं, वही मोन्टाज होता है। अब जब आप समझ गए कि मोन्टाज क्या है तो चलिए कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि इसे असल जिंदगी जैसी कहानी में कैसे इस्तेमाल किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से जिसके सिर पर काली पन्नी चढ़ी हुई है और वो कार के अंदर बैठी तेज तेज सांस ले रही है। उसके साथ चल रही टेंशन भरी बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर एक बेहद इमरजेंसी जैसी स्थिति का एहसास कराते हैं। यहाँ भी मोन्टाज का इस्तेमाल है क्योंकि यहाँ आवाज और दृश्य 2 अलग चीजों को मिलाकर एक इमोशन पैदा किया गया है। इसके बाद एक आदमी फोन पर बात करते हुए वहाँ से गुजरता है। तभी अचानक एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। वो दर्द से चीख उठता है और महिला घबराकर कार से बाहर निकलती है। अगर गौर करो तो फिल्म की शुरुआत का पूरा सीन ही मोन्टाज है। कुछ ही शॉट्स में हमें ये तो समझ आ जाता है कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये साफ नहीं बताया जाता। फिर अचानक महिला का चौंक कर उठना हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। यही है मोन्टाज की असली ताकत। इसके बाद 2 पुलिस वाले उस महिला के घर आते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि 15 साल पहले लीना की बेटी जेनी का अपहरण हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। 15 साल बीत चुके हैं लेकिन अपराधी अब तक नहीं पकड़ा गया। आज पुलिस के आने का कारण ये है कि वे लीना को बताने आए हैं कि उसकी बेटी के केस की सीमा अवधि अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी। कोरिया में अपहरण जैसे अपराधों के लिए आमतौर पर 15 साल की समय सीमा होती है। अगर इस समय के भीतर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो उसके बाद चाहे वो खुद सामने आकर भी कबूल कर ले कि वही अपराधी है, तब भी कानून उसे सजा नहीं दे सकता। सच कहें तो ये नियम काफी कठोर है। इस केस को 15 साल से देख रहा अधिकारी माइकल भी इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो खुद आकर लीना को बताता है। लेकिन नियम तो नियम है, वो कुछ नहीं कर सकते। ये खबर सुनकर लीना पूरी तरह टूट जाती है। पुलिस के जाते ही वह बाहर भागती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। वह बार बार कहती है कि ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद कहानी जेनी की बरसी वाले दिन पर पहुंचती है। लीना अपनी बेटी की कब्र पर जाती है और उसके लिए एक नई जोड़ी जूते रखती है। बेटी की मौत के बाद से वो हर साल ऐसा करती है। ये सिर्फ याद करने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को ये याद दिलाने का भी तरीका है कि अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ माइकल फिर से उसी पुराने क्राइम सीन पर जाता है। उस जगह को देखकर उसे सब कुछ ऐसे याद आता है जैसे कल की बात हो। लेकिन अब कुछ ही दिनों में केस की समय सीमा खत्म होने वाली है और उसके मन में एक गहरी बेचैनी है क्योंकि असली अपराधी अब तक नहीं मिला है। देखते देखते अचानक माइकल की नजर सड़क के किनारे किसी चीज पर पड़ती है। वो पास जाकर ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है। वहाँ एक सफेद फूल रखा हुआ था। अपने शक को पक्का करने के लिए माइकल तुरंत लीना को फोन करता है और पूछता है कि क्या वह हाल ही में उस हादसे वाली जगह पर गई थी। लेकिन लीना साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उस जगह के बारे में सिर्फ उसे और पुलिस को ही पता था, यानी साफ है कातिल यहाँ जरूर आया था। माइकल चारों तरफ देखता है और दूर लगे कैमरे पर उसकी नजर जाती है। उसे जैसे नई उम्मीद मिल जाती है। वह तुरंत थाने लौटता है और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देता है। ज्यादा देर नहीं लगती, उसे एक संदिग्ध आदमी दिख जाता है। आज सुबह करीब 1 बजे के आसपास एक आदमी चुपके से आता है और सड़क किनारे वहीं फूल रखकर चला जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि कैमरा दूर था। चेहरा दिख तो रहा था लेकिन पहचानना नामुमकिन था। फिर भी इस सुराग से माइकल में जैसे नई जान आ जाती है। उसी रात वो दोबारा मौके पर जाता है और जांच करता है। इस बार उसे 2 साफ साफ टायर के निशान मिलते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि कातिल ने ध्यान से बचने के लिए गाड़ी दूर पार्क की, फिर पहाड़ी से नीचे आकर फूल रखा और वापस ऊपर जाकर गाड़ी लेकर निकल गया। और सबसे बड़ी बात, 15 साल पहले भी कातिल ने चोरी की गाड़ी इसी जगह छोड़ी थी। अगले दिन माइकल पूरी प्लानिंग के साथ जाँच करता है। अच्छी खबर ये थी कि जिस जगह गाड़ी पार्क हुई थी वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता
रास्ता था। तो अगर सीसीटीवी से टाइम पकड़ लिया जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कातिल उसी रास्ते से गया होगा। उसके हिसाब से रात 1:40 से सुबह 5 बजे के बीच कातिल उसी सड़क से जरूर गुजरा होगा। साथ ही पुलिस वाला कहता है कि उस सड़क पर कोई कैमरा नहीं है, लेकिन माइकल मुस्कुराता है और कहता है वो सड़क 2 तरफा है लेकिन एक ही लेन की है। तो उस समय वहाँ से गुजरने वाली किसी भी गाड़ी में अगर डैश कैम होगा तो उसमें कातिल की गाड़ी जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। बस फिर क्या, दोनों लग जाते हैं ऐसी गाड़ियों को ढूंढने में। लेकिन ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बहुत खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। माइकल अपने सीनियर से मदद मांगता है, लेकिन सीनियर उसे डांट देता है और केस में समय बर्बाद करने से मना कर देता है। फिर भी हार न मानते हुए कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है जो उस वक्त वहाँ से गुजरी थी। माइकल उम्मीद के साथ मालिक के पास जाता है और डैश कैम फुटेज देखता है, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगती है। गाड़ी तो कातिल की रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसने चालाकी से अपना नंबर प्लेट ढक रखा था, यानी ये सुराग भी खत्म। लेकिन माइकल अभी भी हार नहीं मानता। उसे टायर के निशान याद आते हैं। उनमें से एक निशान बहुत साफ था, जिससे पता चलता है कि गाड़ी का लेफ्ट फ्रंट टायर नया बदला गया था। अब उसके पास 2 अहम सुराग होते हैं, डैश कैम से मिला गाड़ी का मॉडल और नया बदला हुआ लेफ्ट फ्रंट टायर। वो पार्किंग वाली जगह को केंद्र मानकर आसपास के इलाके में ऐसी गाड़ियां ढूंढना शुरू करता है जिनका लेफ्ट फ्रंट टायर नया हो। लेकिन ये काम तो और भी मुश्किल था। वो लगातार खोजता रहता है, यहाँ तक कि केस की समय सीमा का आखिरी दिन भी आ जाता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। माइकल पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक गाड़ी पर जाती है। वो पास जाकर देखता है, गाड़ी का लोगो वही है जो फुटेज में था और उसका लेफ्ट फ्रंट टायर भी नया है। आखिरकार कातिल मिल गया। लेकिन उसी समय थोड़ी दूरी पर एक आदमी छिपकर माइकल को देख रहा होता है। जैसे ही माइकल सीधा खड़ा होता है, वो आदमी तुरंत भागने लगता है। माइकल उसे देख लेता है और पीछा करता है, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय बारिश हो रही थी। हर किसी के हाथ में छाता था, जिससे पहचान और पीछा करना मुश्किल हो गया। कातिल गलियों में घूमता हुआ, रास्ते बदलता हुआ आखिरकार माइकल को चकमा दे देता है। अब क्योंकि उस रास्ते पर छिपने की कोई जगह नहीं थी, माइकल एक एक दुकान में जाकर तलाश करता है। आखिरकार एक रेस्टोरेंट में उसे शक होता है। वहाँ एक आदमी बैठा था, पूरा भीगा हुआ और अपने चेहरे को अखबार से छुपाए हुए। हालांकि 100% यकीन नहीं था, लेकिन शक बहुत मजबूत था। माइकल थोड़ी देर तक उस आदमी को देखता रहता है। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। माइकल धीरे धीरे उसके करीब जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी माइकल का साथी अचानक वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो काफी देर से उसे ढूंढ रहा था। ये सुनकर माइकल तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी उठता है और भाग जाता है। फिर से पीछा शुरू होता है, लेकिन इस बार कातिल को इलाके की पूरी जानकारी थी। ऊपर से ये जगह एक भीड़ भाड़ वाला मार्केट था। आखिरकार वो फिर से बच निकलता है। एक अच्छी बात ये होती है कि आखिरी समय में माइकल उसका गाड़ी नंबर नोट कर लेता है, लेकिन वो नंबर फर्जी निकलता है। ये सुनकर लीना कहती है कि जांच उस रेस्टोरेंट से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ किसी ने जरूर कातिल का चेहरा देखा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे केस की समय सीमा खत्म होने में, और 2 घंटे में कातिल को पकड़ना नामुमकिन था। यहीं पर लीना पूरी तरह टूट कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद माइकल भी इस्तीफा दे देता है। नियम के अनुसार जिन केसों की समय सीमा खत्म हो जाती है, उनकी फाइलें नष्ट कर दी जाती हैं। इसलिए जाने से पहले माइकल उन फाइलों को छत पर ले जाता है और जलाने लगता है। जैसे ही आग लगती है, उसे याद आता है कि लीना ने उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ा था। वो फोन निकाल कर सुनता है। लीना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही होती है और इसे अपनी आखिरी गुजारिश बता रही होती है, लेकिन माइकल आगे नहीं सुनता। उसे समझ नहीं आता कि लीना क्यों नहीं समझ रही। समय सीमा खत्म होने के बाद कातिल पकड़ा भी जाए तो कोई फायदा नहीं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और आग बुझ जाती है। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। समय सीमा खत्म हो चुकी होती है, लेकिन फिल्म अभी सिर्फ आधे घंटे की हुई है और काफी हिस्सा बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। यहीं पर फिल्म हमें मोन्टाज के जरिए धोखा देती है। अगले सीन में दिखता है बारिश के बीच एक आदमी गाड़ी चुरा रहा है और कोई दूर से उसे देख रहा होता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि ये सब उसी समय हो रहा है जब माइकल फाइल जला रहा था, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सुबह होती है। एक रहस्यमयी काले कपड़ों वाला आदमी गाड़ी चुरा लेता है। इसके बाद के सीन फिर से भ्रम पैदा करते हैं। वो आदमी स्कूल के बाहर जाकर बच्चों पर नजर रखने लगता है। ये देखकर लगता है कि शायद कहानी फ्लैशबैक में चली गई है और अब लीना की बेटी के किडनैपिंग की कहानी दिखाई जा रही है। पहले वो एक बच्चे को टारगेट करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर कैमरा एक छोटी लड़की पर जाता है जो अपने दादा के साथ है। दादा उसे प्यार से बहला रहे होते हैं। तभी घर का फोन बजता है। वो अंदर जाकर फोन उठाते हैं, लेकिन फोन पर कोई बोलता ही नहीं। फोन बार बार आता है और इसी चक्कर में दादा बार बार अंदर बाहर होते रहते हैं। जब आखिरकार उन्हें शक होता है और वो बाहर देखते हैं, लड़की गायब हो चुकी होती है। अब फिर सीन बदलता है। पुलिस चुपके से घर में घुसती है और लड़की की माँ को किडनैपर से बात करने के लिए गाइड करती है। यहीं पर आकर समझ में आता है कि ये लीना की बेटी वाला केस नहीं है, ये एक नया किडनैपिंग केस है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये नया केस आखिर किस समय का है और क्या लीना की बेटी वाला केस सच में खत्म हो चुका है। आगे कहानी में सब साफ होगा। शिकायत के बाद दादा पुलिस के कहने पर उसी जगह इंतजार करते हैं
जहाँ से बच्ची गायब हुई थी। कुछ देर बाद उन्हें झाड़ियों से मोबाइल की घंटी सुनाई देती है। वे पास जाकर देखते हैं, आवाज एक काली पन्नी के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही वो मोबाइल निकालकर कॉल उठाते हैं, दूसरी तरफ से उनकी पोती की आवाज सुनाई देती है। इसी बीच लीना फिर से उस रेस्टोरेंट में जाती है, ये पूछने के लिए कि क्या मालिक ने कातिल का चेहरा देखा था, लेकिन पता चलता है कि मालिक की किस्मत खराब थी। जिस दिन कातिल भागा, उसने गलती से उसकी पत्नी को टक्कर मार दी थी। वो बुरी तरह घायल हो गई, अभी भी अस्पताल में भर्ती है और रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा है। मालिक उस दिन की घटना को एक्ट करके दिखाता है कि कातिल कहाँ बैठा था और कैसे भागा। तभी अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है, कातिल की छतरी वहीं रह गई थी। लीना तुरंत रेस्टोरेंट मालिक से छाता लेकर उसे खोलकर देखने लगती है। उस पर साफ बड़े अक्षरों में लिखा होता है, फर्स्ट प्राइज मेमोरियल गिफ्ट साल 2011 सेविंग्स बैंक। यही अब अगला बड़ा सुराग बन जाता है। दूसरी तरफ जैसा अंदाजा था, किडनैपर फिर से फोन करता है। जैसे ही फोन उठता है, वह सबसे पहले यही कंफर्म करता है कि पुलिस को खबर तो नहीं दी गई। बच्चे की माँ पुलिस के निर्देश के अनुसार साफ मना कर देती है और कहती है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वह घर में अकेली है। इसके बाद किडनैपर उसे 5 करोड़ रुपए कैश तैयार करने को कहता है। पुलिस इशारा करती है कि वह पहले बच्चे के ठीक होने का सबूत मांगे, लेकिन जैसे ही वह यह बात कहती है, किडनैपर तुरंत फोन काट देता है। कॉल बहुत छोटी थी, इसलिए लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई और बच्चे की माँ सदमे में बेहोश हो जाती है। उधर लीना छतरी पर लिखी जानकारी के आधार पर उस बैंक तक पहुंच जाती है जहां से वह छतरी दी गई थी। बैंक की एक महिला कर्मचारी से पता चलता है कि यह छतरी पिछले साल उनके अच्छे ग्राहकों को गिफ्ट में दी गई थी। अब लीना कैसे उन ग्राहकों की जानकारी निकालती है, यह फिलहाल छोड़ देते हैं। इधर कुछ देर बाद किडनैपर फिर से फोन करता है, लेकिन इस बार बच्चे की माँ होश में नहीं होती, इसलिए फोन उठाया नहीं जाता। यही गलती पुलिस के लिए फायदेमंद साबित होती है। कॉल थोड़ा लंबा चलता है और पुलिस लोकेशन ट्रेस कर लेती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उम्मीद के मुताबिक वहां कोई नहीं मिलता। जगह पूरी तरह सुनसान होती है, जहां किसी गवाह की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। फोन पर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, सब कुछ पहले ही साफ कर दिया गया होता है। सिर्फ 2 सबूत हाथ लगते हैं, एक सिगरेट का टुकड़ा और कुछ बाल। लेकिन उस समय की तकनीक में डीएनए जांच में काफी वक्त लगता है। टीम लीडर समझ जाता है कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में 24 घंटे के भीतर बच्चा न मिले तो उसके जिंदा मिलने की संभावना आधी रह जाती है। इसलिए वह तुरंत टीम को अलग अलग काम सौंप देता है। किसी को परिवार के रिश्तों और कर्ज की जांच, तो किसी को पुराने ऐसे ही मामलों को खंगालने का काम। उधर लीना किसी तरह बैंक से उन ग्राहकों की लिस्ट हासिल कर लेती है। उसी रात किडनैपर फिर से फोन करता है और बताता है कि 3 मिनट में एक कचरा गाड़ी आने वाली है, जिसमें बच्ची की हालत का पता लगाया जा सकता है। ये सुनते ही बच्चे की माँ पुलिस की बात भूलकर बाहर दौड़ पड़ती है। वह कचरा गाड़ी में तलाश करती है और सच में उसे बच्ची की तस्वीर मिल जाती है। इसी बीच पुलिस उस फोटो की जाँच कर रही होती है, तभी जियांग का फोन आता है। उसे 15 साल पुराना एक केस मिला है, जेनी किडनैपिंग केस, और उसका तरीका बिल्कुल इसी केस जैसा है। जियांग तुरंत उस पुराने केस वाले पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि उस केस की समय सीमा खत्म होने के बाद सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं। इसलिए वह सीधे उस केस के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर के घर पहुँचता है। दरवाजा खुलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। पता चलता है कि वे पुराने दोस्त हैं। जियांग पूरी बात बताता है और माइकल तुरंत समझ जाता है कि ये उसी कातिल का काम है। वह बताता है कि अगर सब कुछ पहले जैसा है तो किडनैपर अगला कदम भी तय तरीके से उठाएगा। किसी खास दिन दोपहर ठीक 11:30 बजे वह बच्चे की माँ से पैसे लोंगशान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चौथे खंभे के नीचे रखने को कहेगा। जैसे ही वह यह बात कहता है, सीन फ्लैशबैक में 15 साल पहले चला जाता है। लीना पैसे उसी जगह रखती है। तभी स्टेशन पर ट्रेन आती है, लेकिन अचानक उसमें से भारी संख्या में सैनिक उतरते हैं। उनकी भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस की निगरानी पूरी तरह बिगड़ जाती है। जब तक माइकल को शक होता है, तब तक कातिल बैग बदलकर भीड़ में गुम हो चुका होता है। यह सब सुनकर जियांग पूछता है कि अगर वही आदमी है तो फिर वही तरीका क्यों दोहरा रहा है। इसका जवाब माइकल को अच्छी तरह पता था, क्योंकि पिछला केस समय सीमा खत्म होने के बाद बंद हो गया था, यानी अब वो एक परफेक्ट क्राइम बन चुका था। कातिल बेखौफ होकर वही तरीका दोबारा इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद जियांग पूरी जानकारी अपने सीनियर को देता है और जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, किडनैपर का फोन आ जाता है। किडनैपर फिर वही पुराना पैटर्न दोहराता है। वह साफ निर्देश देता है कि 5 करोड़ रुपए बैग में भरकर ठीक दोपहर 11:30 बजे लोंगशान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चौथे खंभे के नीचे रख दिए जाए। इतना सुनते ही साफ हो जाता है कि ये वही पुराना कातिल है। जैसे ही कातिल फिर से मैदान में लौटता है, माइकल भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं रहता। वह तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है और जियांग को साथ लेकर सीधे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जियांग माइकल से उस अतीत की कहानी समझने की कोशिश करता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। कहानी फिर से 15 साल पीछे चली जाती है, जब कातिल पैसे लेकर
भाग गया था, पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पुलिस किडनैपिंग केस नहीं बल्कि 5 करोड़ के पैसों की जांच में लग गई, क्योंकि वो सारे पैसे नकली नोट थे। अगर ये बात मीडिया को पता चल जाती तो पुलिस विभाग की इज्जत खत्म हो जाती। इसलिए भले ही बच्ची खतरे में थी, भले ही कातिल फिर फोन करने वाला था, पुलिस ने सब कुछ छोड़कर सारा ध्यान नकली नोटों पर लगा दिया। और जैसा होना था उसी रात लीना के पास कातिल का फोन आता है। वह सख्त लहजे में कहता है कि यही आखिरी मौका है, पैसे लेकर तुरंत लोकेशन पर आए, नहीं तो बेटी की उम्मीद छोड़ दे। उस समय सारे पुलिस वाले नकली नोट ढूंढने में लगे थे। सिर्फ माइकल ही इस कॉल को सुनता है। वह अकेले ही कातिल के बताए पते की तरफ निकलता है और रास्ते में मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई नहीं आता, क्योंकि कोई भी अपने सीनियर के आदेश के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। इसके बाद वही सीन आता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। लीना सड़क किनारे सिर पर काली पन्नी लगाए इंतजार कर रही थी। आखिर में पैसे भी चले जाते हैं और बच्ची की जान भी नहीं बच पाती। ये सुनकर जियांग हैरान रह जाता है और जानना चाहता है कि उस वक्त कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया और बच्ची की मौत आखिर कैसे हुई। लेकिन माइकल इस बात को याद करके टूट जाता है। वह कुछ भी बताने से मना कर देता है। यहीं पर कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। दूसरी तरफ लीना को बैंक से ग्राहकों की जानकारी मिल चुकी होती है। वह तुरंत माइकल को फोन करती है और कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हुए इसे अपनी आखिरी रिक्वेस्ट बताती है। लेकिन जब कॉल नहीं उठता तो वह वॉइस मैसेज छोड़ देती है। यही वो वॉइस मैसेज है जो माइकल ने समय सीमा खत्म होने के कुछ दिन बाद सुनी थी। यहीं से साफ हो जाता है कि कहानी अब 2 अलग अलग टाइमलाइन में चल रही है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। इस बार माइकल पहले से ज्यादा तैयार है। वह सीधे लॉन्गशान स्टेशन न जाकर उससे पहले वाले स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन कातिल कहीं नजर नहीं आता। दोनों उसे ढूंढते हुए ट्रेन के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टेशन तक पहुंचने के करीब भी कुछ हाथ नहीं लगता। उधर स्टेशन पर पुलिस पहले से पूरी तैयारी में होती है। चारों तरफ घेराबंदी कर रखी होती है। जैसे ही ट्रेन आती है फिर वही होता है जो 15 साल पहले हुआ था। बहुत सारे सैनिक एक साथ उतरते हैं और उसी भीड़ में बैग एक झटके में बदल दिया जाता है। लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। तुरंत पूरे स्टेशन को सील कर दिया जाता है। कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। उधर माइकल ने पिछले 15 साल में इस जगह का सैकड़ों बार विश्लेषण किया था। उसे पता था कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक रास्ता है। वह तुरंत वहाँ पहुँचता है और सच में कातिल को देख लेता है। फिर शुरू होता है एक जबरदस्त पीछा। रास्ता मुश्किल था, लेकिन दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। आखिरकार इस बार माइकल कातिल को पकड़ ही लेता है। हालांकि अब वह पुलिस में नहीं था, इसलिए हथकड़ी भी उसकी अपनी नहीं जियांग की इस्तेमाल करता है। और जब कातिल का चेहरा सामने आता है तो सब चौंक जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची का अपना दादा होता है। जिस दिन बच्ची का अपहरण हुआ था पुलिस ने दादा को बाहर इंतजार करने को कहा था। तभी उसके फोन पर किडनैपर का कॉल आता है। वह कहता है कि अगर पोती की जान बचानी है तो तुरंत एक जगह आना होगा। दादा घबराहट में सीधे वहाँ पहुँचता है। वह जगह एक वीरान फैक्ट्री होती है। दरवाजा खोलते ही अंदर से पोती की मदद की पुकार सुनाई देती है। दादा खुद को रोक नहीं पाता और अंदर भाग जाता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो आवाज असली नहीं थी बल्कि एक टेप रिकॉर्डर से चल रही थी। और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। वो अंदर फंस जाता है। काफी देर तक बंद रहने के बाद जब उसे लगता है कि अब वह यहीं मर जाएगा, तभी दरवाजा दोबारा खुलता है। वो बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और देखता है कि किडनैपर ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है। उस नोट में साफ लिखा होता है कि 11:30 बजे लॉन्गशान स्टेशन पहुंचकर बैग बदलना है और अगर पुलिस से बचकर बैग बाहर फेंक दिया गया तो उसकी पोती सुरक्षित वापस मिल जाएगी। लेकिन आगे जो होता है वो पहले ही दिखाया जा चुका है। वह स्टेशन तो पहुंचता है मगर बैग फेंक नहीं पाता और वहीं पकड़ लिया जाता है। दादा की ये कहानी सुनने में पूरी तरह सही लगती है, लेकिन पुलिस को उस पर शक होने लगता है। जांच के लिए टीम उसके पुराने घर जाती है और वहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। किडनैपर द्वारा भेजी गई बच्ची की फोटो उसी घर में ली गई होती है। यहीं से शक और गहरा हो जाता है। क्या दादा सच छुपा रहा है? क्या वही इस खेल के पीछे है? जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि बच्ची के गायब होने के बाद उसने तुरंत पुलिस को खबर नहीं दी बल्कि पूरे 5 घंटे इंतजार किया। माँ के मुताबिक दादा बार बार यही कह रहा था कि किडनैपर खुद फोन करेगा और उसकी बात मानने पर बच्ची सुरक्षित लौट आएगी। अब ये शक होता है कि वो जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा था। उधर फोन बूथ से मिले सिगरेट के टुकड़े का DNA टेस्ट भी आ जाता है और वो दादा से मैच करता है। अब लगभग सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी दादा ही किडनैपर है। लेकिन माइकल को ये बात सही नहीं लगती। वह साफ कहता है कि दादा के पास ऐसा करने का कोई मजबूत कारण नहीं दिखता। इतना चालाक किडनैपर जो 15 साल पुराना केस बिल्कुल वैसे ही दोहरा रहा है, वो इतनी छोटी और बेवकूफी भरी गलती नहीं कर सकता। फोन से फिंगरप्रिंट मिटाना और सिगरेट वहीं छोड़ देना, ये दोनों बातें एक साथ फिट नहीं बैठती। और जहाँ तक फोटो की बात है, अगर दादा सच में कहीं बंद था तो कोई भी उसके घर में घुसकर फोटो ले सकता था। जियांग ये सुनकर भड़क जाता है। उसे लगता है कि माइकल उसकी सफलता से जल रहा है और जानबूझकर केस बिगाड़ रहा है। दोनों के बीच बहस होती है और आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं। उधर लीना को माइकल से कांटेक्ट नहीं मिलते
तो वो खुद ही एक एक घर जाकर तलाश शुरू करती है। काफी समय बाद एक दूर दराज के घर में उसे एक बड़ा सुराग मिलता है। वहाँ दीवार पर लगे कैलेंडर में एक खास तारीख को लाल रंग से घेरा गया था। ये कौन सी तारीख है, इसका खुलासा आगे होगा। इधर माइकल अकेले जांच जारी रखता है। वो उस फैक्ट्री में जाता है जहाँ दादा को बंद किया गया था। वहाँ की हालत देखकर लगता है कि दादा की कहानी सच हो सकती है। जांच करते हुए उसे जमीन पर एक कैसेट मिलती है। वो उसे एक ऑडियो एक्सपर्ट के पास ले जाता है। जब रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना जाता है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। बच्ची की आवाज के अलावा एक और धीमी आवाज भी कैद है, जैसे कोई पास खड़ा होकर धीरे से दादा बोल रहा हो। एक्सपर्ट बताता है कि ये किसी के कान में फुसफुसाने जैसी आवाज है, यानी उस वक्त वहाँ कोई और भी था। माइकल ये सब सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है, लेकिन उसकी बात का मजाक बना दिया जाता है। इसके बावजूद वह पीछे नहीं हटता और अपनी बात पर डटा रहता है। वह पूछता है कि अगर दादा दोषी है तो बच्ची कहाँ है और क्या उसका कोई पता चला। जियांग बताता है कि पुलिस को शक है कि दादा ने ही बच्ची को मार दिया, क्योंकि अगर लाश नहीं मिलती तो वह हत्या के आरोप से बच सकता है। माइकल ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। वह यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि क्या वाकई ये सही तरीका है, इतने कमजोर और अधूरे सबूतों के आधार पर किसी को अपराधी मान लेना। लेकिन बाकी पुलिस वालों को पूरा भरोसा था। टीम लीडर उसे वॉइस एनालिसिस रिपोर्ट दिखाता है। बताया जाता है कि किडनैपर ने जो फोन कॉल किया था उसकी आवाज दादा से मैच करती है। फिर उसे रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। ये सुनकर माइकल भी चुप हो जाता है, क्योंकि एक पुलिस वाले के तौर पर वह जानता है वॉइस प्रिंट फिंगरप्रिंट की तरह नकली नहीं बनाई जा सकती। यानी सबूत साफ कह रहे थे कि दादा ही किडनैपर है। लेकिन फिर भी माइकल के मन में शक खत्म नहीं होता। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसे शक होता है कि कहीं जांच में ही हेरफेर तो नहीं किया गया। इसलिए मौका देखकर वह उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चुरा लेता है और उसे एक साउंड एक्सपर्ट के पास ले जाता है। वह उससे गुजारिश करता है कि इस रिकॉर्डिंग को 15 साल पुराने केस की रिकॉर्डिंग से मिलाकर देखें। पूरी रात जांच होती है और जो नतीजा आता है वो दिमाग हिला देने वाला था। फैक्ट्री से मिली टेप में दादा बोलने वाली आवाज 15 साल पहले वाली पीड़ित बच्ची की आवाज से मैच करती है और इस नए केस में किडनैपर की आवाज 15 साल पुराने किडनैपर की आवाज से मैच करती है। अब इसका असली मतलब साफ हो जाता है। पूरा खेल शुरुआत से ही उल्टा चल रहा था। जिसने बच्ची को किडनैप किया वो कोई और नहीं बल्कि 15 साल पहले की वही पीड़िता लीना है। उसने किडनैपर बनकर जो कॉल किया उसमें अपनी आवाज का इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने पुराने किडनैपर की रिकॉर्डिंग चला दी, यानी आवाज असली थी लेकिन समय अतीत का था और इसी वजह से वॉइस एनालिसिस भी गुमराह हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, उसने ऐसा क्यों किया? यही फिल्म का असली मास्टरमाइंड प्लान खुलता है। जैसे ही माइकल को ये बात समझ आती है उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह तुरंत लीना का छोड़ा हुआ वॉइस मैसेज सुनता है। उसमें एक नाम आता है, डेविड, और यही नाम पूरा खेल खोल देता है। डेविड ही उस बच्ची का दादा है और वही 15 साल पहले का असली किडनैपर भी था। लीना ने उसे पहले ही पहचान लिया था। वह डेविड के पुराने घर तक भी पहुंच गई थी। वहीं से उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी बेटी का कातिल वही है। इसके बाद उसने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। 15 साल पुराने केस को हूबहू दोहराना, उसी तरीके से किडनैपिंग को अंजाम देना और हर सबूत इस तरह सेट करना कि शक सीधे डेविड पर जाए। सबसे मजबूत सबूत थी वो वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसे नकली साबित करना नामुमकिन था। कानूनी तौर पर पुराना केस भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इस नए खेल के जरिए वह असली कातिल को सजा दिलाना चाहती थी। लेकिन अब एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी थी। माइकल को सच्चाई पता चल चुकी थी और अब सब कुछ इस पर टिका था कि वह आगे क्या करेगा। अगले दिन माइकल सीधे लीना के पास पहुंचता है और उसके पूरे प्लान का सच सामने रख देता है। वह उससे पूछता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन लीना के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखता। वह गुस्से और दर्द में उल्टा सवाल करती है, आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ? किसी ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? कोई उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया? और इसी दर्द ने उसे ये रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। उसने हर चीज बारीकी से प्लान की थी और उसे पूरा यकीन था कि इस बार सच सामने आएगा। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। आखिर में लीना भावुक होकर कहती है कि पहले उसे सजा मिल जाने दे, फिर सच उजागर करे। अब माइकल के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। कानून कहता है कि लीना गलत है, लेकिन इंसानियत उसे सही ठहराती है। 15 साल तक एक माँ ने जो दर्द सहा, क्या वो यूं ही खत्म हो जाना चाहिए? क्या सिर्फ समय सीमा खत्म होने से कातिल को छोड़ दिया जाए और क्या एक मासूम की मौत बेकार चली जाए? आखिरकार वह एक फैसला लेता है। वह सीधे डेविड के पास जाता है और उसके सामने 15 साल पुराना सच खोल देता है। अब असली सच्चाई सामने आती है। डेविड ने 15 साल पहले किडनैपिंग पैसे के लिए की थी, क्योंकि उसकी अपनी बेटी को दिल की गंभीर बीमारी थी और उसे ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन जब उसे पता चला कि पैसे नकली हैं, तो उसने बच्ची को नहीं मारा। उसने लीना से दोबारा संपर्क किया और एक और मौका दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह पहाड़ के पास बच्ची को लेकर नीचे आने वाला था, तभी बच्ची भागने की कोशिश करती है। अंधेरे और खतरनाक रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ से वह सीधे नीचे गिर जाती है। उसी समय माइकल भी वहाँ पहुँचता है। वह बच्ची को गिरते हुए देखता है, खुद को बचा तो लेता है, लेकिन उसकी गाड़ी पलट जाती
जाती है और वह नीचे दब जाता है। उधर लीना जो गाड़ी में इंतजार कर रही थी बाहर आती है और देखती है उसकी बेटी मर चुकी है। उस पल उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ डेविड समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर वह पैसे ले जाए तो उसकी अपनी बेटी बच सकती है। इसलिए वह चुपके से आता है, लीना की गाड़ी से पैसे उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ माइकल अपनी पलटी हुई गाड़ी के नीचे फंसा हुआ देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ सही और गलत की रेखा धुंधली हो चुकी है। क्या लीना गलत है क्योंकि उसने कानून तोड़ा, या वह सही है क्योंकि उसने एक कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की। अब कहानी अपने आखिरी सच तक पहुँचती है। 19 जुलाई सिर्फ केस की समय सीमा खत्म होने की तारीख नहीं थी, बल्कि डेविड की बेटी के नए जीवन की शुरुआत भी थी। यहीं से एक बड़ा खुलासा होता है, जिस बच्ची का अपहरण हुआ था वो उसकी पोती नहीं बल्कि उसकी बेटी की बेटी थी। फिल्म में जिसे दादा कहा गया वो असल में नाना था। जब माइकल को पूरा सच पता चलता है तो डेविड भी टूट जाता है और सब कबूल कर लेता है। वह मानता है कि उसी ने बच्ची का अपहरण किया था और उसी पैसे से अपनी बेटी का इलाज कराया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन वह ये भी कहता है उसका इरादा बच्ची को मारने का नहीं था। अगर वो भागती नहीं तो शायद कुछ नहीं होता। फिर वह याद करते हुए कहता है कि 19 जुलाई को सब खत्म हो गया था। माइकल हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वह अपनी नातिन को फिर से देखना चाहता है, और बताता है कि वह सुरक्षित उसके पास है। ये सुनते ही डेविड टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माइकल कहता है कि वह अपराधी नहीं है, लेकिन सारी घटनाओं की जड़ वही है। और फिर वह एक डील ऑफर करता है। अगर डेविड अपनी नातिन को सुरक्षित वापस चाहता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा और माइकल के बताए अनुसार बयान देना होगा कि उसने बच्चे को कहाँ छुपाया है। अपनी नातिन के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। आखिर में माइकल पत्रकारों के साथ जाकर बच्ची को सुरक्षित वापस ले आता है और डेविड लीना की इच्छा के अनुसार कानून के सामने अपने अपराध को स्वीकार करता है और सजा पाता है। इस तरह कहानी अपने असली न्याय तक पहुंचती है। 1 साल बाद लीना फिर अपनी बेटी की कब्र पर आती है, हर साल की तरह इस बार भी नए जूते लेकर। लेकिन इस बार एक फर्क है, कातिल को सजा मिल चुकी है। अब उसकी बेटी को शांति मिल चुकी है और एक माँ जो 15 साल से दर्द में जी रही थी उसे भी आखिरकार सुकून मिल जाता है। अब अगर पूरी कहानी को समझें तो मोन्टाज सिर्फ एडिटिंग की तकनीक नहीं था। कहानी को 15 साल आगे पीछे ले जाना, 2 अलग टाइमलाइन को एक साथ जोड़ना, पुराने और नए केस को मिलाना, ये सब मोन्टाज का हिस्सा था। यहाँ तक कि पुराने ऑडियो का इस्तेमाल करके सच को साबित करना भी उसी का एक रूप था। इस फिल्म में मोन्टाज सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सच और अपराध के बीच की सबसे बड़ी कड़ी बन जाता है। यही इस कहानी की सबसे खास बात है। बस दोस्तों, यहीं खत्म होती है ये कहानी।